फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए हिंदुस्तान दैनिक जागरण का संपादकीय है, जिसमें टोटल 1300 शब्द होंगे। 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों खूब चर्चा है, तो कोई आश्चर्य नहीं। दिल्ली व केरल के कुछ एक अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के अनुकूल संकेत मिले हैं, जिनका हमें न केवल स्वागत बल्कि चिकित्सीय परीक्षण भी जारी रखना चाहिए। चूँकि कोविड-19 नई बीमारी है, इसलिए इलाज की प्लाज्मा पद्धति को 16 आना सटीक सिद्ध करने में वक्त लग सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को समिति मंजूरी दे रखी है, मगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता नहीं दी है। इस पद्धति से ठीक होने वालों का ऐसा उच्च प्रतिशत चाहिए जो डॉक्टरों को आश्वस्त कर सके। अभी इस पर सफलता की मुहर नहीं लगी है। हाँ, उपलब्ध संकेत अच्छे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वयं आगे आकर बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी का लाभ लेने वाले मरीजों की सांस की गति भी सुधरी है और ऑक्सीजन स्तर भी। वैसे प्लाज्मा थेरेपी कोई नई तरक्की नहीं है। करीब 70 वर्ष से चली आ रही इस थेरेपी का हाल के वर्षों में सार्स, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसी बीमारियों में भी प्रयोग हुआ है। कोरोना के इलाज में भी यह पद्धति सफल होती है, तो कोरोना संक्रमण से उबरने वाले लोग ही इस महामारी के विरुद्ध युद्ध में सबसे ज़्यादा काम आएंगे। ठीक हो चुके लोगों के शरीर में मौजूद कोरोना का अंत करने वाले एंटीबॉडी तत्व ही इसकी दवा का काम करने लगेंगे। जिस प्लाज्मा की ओर हम उम्मीद से देख रहे हैं वह हमारे रक्त का ही एक हिस्सा है। आमतौर पर रक्तदान 4 तरह के होते हैं: सामान्य रक्तदान, लाल रक्त कोशिका दान, प्लेटलेट दान और प्लाज्मा दान। प्लाज्मा का इस्तेमाल किसी के जलने, सदमे में होने, आघात और अन्य अनेक चिकित्सा आपात स्थितियों के समय नया जीवन देने के लिए किया जाता है। प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा है। हल्का पीला तरल प्लाज्मा एंटीबॉडी के साथ पानी, लवण, एंजाइम और कुछ अन्य तत्वों को वहन करता है। प्लाज्मा की मुख्य भूमिका पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों में ले जाना है जहां उनकी ज़रूरत है। ऐसे में कोरोना के जो मरीज़ बहुत विकट स्थिति में पहुंच गए हैं, उनको बल देने में प्लाज्मा की भूमिका निस्संदेह होगी, लेकिन कितनी होगी यह लगातार परीक्षण से ही पता चलेगा। यहाँ एक सहज सवाल है, किसी उपचार पद्धति में अगर थोड़ी भी संभावना दिख रही है तो हम किसी मरीज के विकट स्थिति में पहुँचने का इंतज़ार क्यों करें। संभव है समय रहते इस थेरेपी को आजमाया जाए तो नतीजे ज़्यादा कारगर हों। यह सुखद है कि देश में लगभग 6000 लोग ठीक हो चुके हैं। उनकी मदद से ठीक होने वालों की पूरी श्रृंखला बनाई जा सकती है। दिलचस्प है कि दुनिया में AB ब्लड टाइप वाले लोगों की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका प्लाज्मा किसी भी मरीज़ में काम आ सकता है। बहरहाल अभी यही साबित नहीं हुआ है कि एक बार जिसे कोरोना हो गया उसे फिर नहीं होगा। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डॉक्टरों को सावधान किया है। वाकई सावधानी की ज़रूरत कदम कदम पर है, लेकिन इतना तय है कि प्लाज्मा थेरेपी के रूप में हमारे तर्कस में एक बाण मौजूद है। उम्मीद कीजिए कि यह रामबाण सिद्ध हो। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत में लॉकडाउन को लेकर विशेष चर्चा होना स्वाभाविक है। इस चर्चा के आधार पर लिया जाने वाला फैसला कुछ भी हो, अब ज़रूरत इसकी है कि लॉकडाउन से बाहर आने की रूपरेखा बनाई जाए। विस्तारित लॉकडाउन की अवधि 3 मई को ख़त्म हो रही है, लेकिन कुछ राज्य यह चाह रहे हैं कि उसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए। तेलंगाना ने तो उसे बढ़ा भी दिया है। निसंदेह वे अनेक राज्य लॉकडाउन बढ़ाना चाह रहे हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अधिक है और जहां संक्रमण के नित नए मामले सामने आते चले जा रहे हैं। यह समझ आता है कि इन राज्यों को
संक्रमण बेलगाम होने की चिंता सता रही है। लेकिन इसी के साथ यह समझने की भी ज़रूरत है कि लॉकडाउन को और खींचने का औचित्य नहीं बनता। राज्य सरकारें इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि लॉकडाउन की एक बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है और इसकी सबसे अधिक मार दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों को चुकानी पड़ रही है। यदि लॉकडाउन और बढ़ा तो निम्न मध्यम वर्ग भी उसके दुष्प्रभाव में आ सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति भी हो सकती है। एक तो इस क्षति को वहन करना आसान नहीं और दूसरे तथ्य यह है कि जीवन रक्षा जीविका के साधनों पर निर्भर है। चूँकि लॉकडाउन के सार्थक नतीजे सामने आ चुके हैं और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी यह दिखने लगा है कि हालात नियंत्रित रहेंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर विचार किया ही जाना चाहिए। उचित यह होगा कि हॉटस्पॉट कहे जाने वाले कोरोना मरीजों के इलाकों में तो सख्ती और निगरानी बढ़ाई जाए, लेकिन शेष इलाकों में से चरणबद्ध ढंग से पाबंदियां हटाई जाएं। आखिर यह कितना उचित है कि कुछ मोहल्लों, कॉलोनियों के हॉटस्पॉट बन जाने की कीमत पूरा शहर चुकाए। ध्यान रहे कि जो शहर जितना बड़ा है वह विकास का उतना ही मजबूत इंजन है। बेहतर यह होगा कि कोरोना मरीजों वाले इलाकों को सील कर दिया जाए ताकि वहां से संक्रमण फैलने की आशंका दूर हो सके और बाकी क्षेत्रों में धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू करने की इजाज़त दी जाए। यह तय है कि इसके बाद भी शासन प्रशासन के साथ समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग आवश्यक सावधानी का परिचय दें। किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कोरोना का खतरा टल गया है, चूँकि यह आसानी से टलने वाला भी नहीं, इसलिए उसके साए में जीने की आदत डालनी होगी। यह आदत तभी पड़ेगी जब अनुशासन का परिचय देने के साथ सार्वजनिक मेल मिलाप से बचा जाएगा। बंगाल में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति की ज़मीनी हकीकत जानने को केंद्र सरकार की ओर से बंगाल भेजी गई अंतर मंत्रालयी टीम को लेकर वैसे तो सियासत पिछले सोमवार से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है। जिस तरह से शनिवार को राज्य दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने एक बार फिर पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर आवश्यक सहयोग और अन्य जरूरी सूचनाएं नहीं दे रही। इसके बाद तो तृणमूल नेताओं ने तो केंद्र सरकार से लेकर भाजपा और केंद्रीय टीम तक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने तो यहां तक कह दिया कि बेशर्मी के साथ केंद्रीय दल बंगाल में राजनीतिक वायरस फैलाने के मकसद से आया है। इनका बंगाल दौरे का कोई उद्देश्य नहीं है। बहरहाल यहां एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है, आखिर तृणमूल नेता ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या केंद्रीय दल किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है? ये सभी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में उच्च पद पर कार्यरत अफसर हैं। उनका मकसद एक ही है कि किस तरह से कोरोना से लोगों को बचना है। ऐसे में बंगाल सरकार के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का यह कहना कि केंद्रीय टीम के साथ अपने किसी अधिकारी को भेजकर समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, या फिर सत्तारूढ़ दल के नेता का यह कहना कि केंद्रीय दल का कोई उद्देश्य ही नहीं है, यह कितना उचित है? क्या केंद्रीय टीम ने कोई राजनीतिक बातें की हैं या फिर ऐसे कोई बयान दिए हैं जो भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है? ऐसा तो कोई बयान नहीं है। केंद्रीय टीम सिर्फ बंगाल में ही नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कई और राज्यों में भेजी गई है। वहां तो ऐसे सवाल नहीं उठ रहे हैं। फिर बंगाल में ही केंद्रीय टीम को लेकर इतना विवाद क्यों है? वैसे भी केंद्रीय टीम से लेकर केंद्र और बंगाल सरकार का एक ही लक्ष्य है, कोरोना का खात्मा। ऐसे में विवाद ठीक नहीं। स्टॉप। दोस्तों, ये हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का संपादकीय है जो पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए मैं रोज़ लेकर आता हूँ। आप इसे लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।